नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो हमारी आज की कहानी है फुहारे, एक छोटी सी लव स्टोरी, रोमेश जोशी जी के द्वारा लिखित। तो चलिए शुरू करते हैं। असल में इस कहानी का शीर्षक था इत्तेफाक। वो क्या हुआ कि जिस जानकारी पर इस कथा की नींव रखी गई उससे तो पर्यावरण आधारित बोध कथा बनती थी। फिर कुछ ही दिनों में घटना का ऐसा विस्तार हुआ कि लेखक को शीर्षक बदलना पड़ा और आदत से मजबूर बोध कथा जो थी सो बदल कर हो गई प्रेम कथा। तो पहले उस घटना को जान लीजिए जिस पर कहानी की नींव रखी गई है। गौतम नगर है एक पुरानी कॉलोनी जिसमें 1-2 मंजिले छोटे बंगले नुमा मकान बने हैं। उससे सट कर बनी है एपेक्स कॉलोनी। उसमें है ज़्यादातर 4 और 5 मंजिला मतलब मल्टी फल्टी टाइप फ्लैट वाले मकान। गौतम नगर के आखिरी मकान में रहती है इस कहानी की हीरोइन यानी शिप्रा। आजकल सीरियलों में जैसी हीरोइनें दिखाई देती हैं ना, उनसे तो ज़्यादा ही सुंदर, तेज तर्राट, बल्कि कहा जाए कि झगड़ालू टाइप। कब किसको किस बात पर निपटा दे कह नहीं सकते। बैंक में नौकरी और कामकाज में ऐसी एफिशिएंट कि बैंक का मैनेजर भी खौफ खाए। शिप्रा वाले इसी आखिरी मकान से सटकर बनी है एपेक्स कॉलोनी की पहली 4 मंजिला मल्टी। सटकर बनी से मतलब इतने करीब कि साइड वाले फ्लैट के लोग अगर पान तंबाकू थूके तो शिप्रा के मकान की छत पर ही गिरे। अब आप ही बताइए, दोनों में झगड़े की रचना तो होनी ही थी ना, लेकिन थूक वूक झगड़े का कारण नहीं बना। बात यह है कि शिप्रा के मकान की छत पर लगा है सुंदर सा बगीचा। गुलाब वुलाब जैसे सुंदर पौधे तो तमाम हैं ही। बैंगन, टमाटर, भिंडी वगैरह साग सब्जियां भी इतनी हैं कि बस धनिया नींबू जैसी कुछ एक चीज़ें ही शिप्रा सब्जी वाले से लेती है। और हाँ, एक एक पौधे से शिप्रा की दोस्ती है। तो घटना ये हुई कि एक दिन शिप्रा छत पर गई तो क्या देखती है कि पड़ोस के फ्लैट वाला लड़का, बल्कि कहीं युवक, गैलरी से झुककर दूधिया मोगरे के फूल नोच रहा है। सुलगते स्वर में शिप्रा ने पूछा, "ए, क्या कर रहे हो ये?" "भगवान के लिए, पूजा के लिए थोड़े से," युवक ने अचकचा कर कहा। शिप्रा का अगला कटु वचन था, "चोरी के फूल चढ़ाओ तो प्रसन्न हो जाते हैं तुम्हारे भगवान, है ना?" युवक ने कुछ स्पष्टीकरण, कुछ क्षमा याचना के स्वर में एकाध वाक्य ही बोला होगा कि शिप्रा ने सुनाया, "ऐसा करो, बड़े बगीचे को लूटो, फूल वाले की दुकान पर डाका डालकर ठाकुर जी को फूल चढ़ाओ तो और ज़्यादा खुश हो जाएंगे भगवान, मनोकामना पूरी करेंगे। भगवान से इतना ही प्यार है तो खुद क्यों नहीं लगाते पेड़ पौधे, फूल की पुड़िया क्यों नहीं लगवाते, चले आए दूसरों के दम पर भगवान पूजने, और भी जाने क्या क्या, मतलब पक्का झगड़ा।" युवक ने फ्लैट के अंदर जाने में ही खैरियत समझी। शाम शिप्रा जी ने बैंक से 2 चपरासी बुलवाए और दूधिया मोगरे के बड़े से गमले को उठवाकर दूसरी ओर रखवा दिया। अब जैसा मैंने बताया था, इस घटना पर बोध कथा बुनी जा सकती है ना, तो अब जान लीजिए इत्तेफाक नाम ये बोध कथा कैसे बदल गई फुहारे नाम की प्रेम कथा में। शिप्रा बिटिया, बड़े भैया अस्पताल में भर्ती हुए हैं, जल्दी आ जाओ। फ़ोन आया, टाइम रहा होगा यही कोई रात 9-9:15 का। बड़े भैया परिवार के केंद्र, करता धरता, बाकी परिवार में माँ, भाभी, 2 बच्चे। फ़ोन पर बस इतना ही बताया कि कुछ घबराहट हुई और डॉक्टर ने अस्पताल में भर्ती करवा दिया। क्या करे शिप्रा, रात को ही मैनेजर को फ़ोन किया, छुट्टी ली और बैठ गई बस में। महानगर पास ही तो है, बस 2.5 घंटे की दूरी पर। लेकिन यह क्या, भैया तो बिल्कुल ठीक है। हंसते हुए खुद भैया ने कंधों पर हाथ रखकर बताया, "अगर तुझे कहते कि लड़के वाले तुझे देखने आ रहे हैं तो तू आती क्या, इसीलिए नाटक करना पड़ा।" कुछ बोली नहीं शिप्रा, भैया के आगे बोलती जो बंद हो जाती है। बता दूं, 29 पार कर गई है मगर शादी के लिए राज़ी नहीं। कोई भी प्रस्ताव आए कुछ ना कुछ खामी निकाल कर बोलेगी, "कहा ना अभी शादी का मूड नहीं है, जब मन होगा कह दूंगी।" उसके आगे सारे तर्क फेल। सब थक गए, इसलिए 1.5-2 साल से इस बारे में बात बंद सी थी। अब यहाँ 1.5 साल पहले का किस्सा बता दूं। वो हुआ यूँ कि नानी उन्हें लेकर ज्वाला देवी दर्शन करने गई। असल में शादी की मन्नत का धागा बांधने गई थी, पर शिप्रा को बता देती तो भड़क जाती। मंदिर के पास ही नानी की बचपन की सहेली रूप रानी का घर है, वहीं रुके। अगर झगड़े नहीं तो खूब इम्प्रेस करती है शिप्रा। 2 दिन मेहमान क्या रही, रूप रानी ने अपने छोटे बेटे के लिए पसंद कर लिया। दोनों सहेलियां खुश कि इस बहाने मुलाकातें होंगी, बचपन ताज़ा होता रहेगा। शायद सलील नाम था उसका, उसने भी पसंद कर लिया। दोनों की बातचीत हुई तो सलील ने कह दिया, "आप चिंता ना करो जी, 1 लाख 2 लाख जो भी लगे,
आपका ट्रांसफ़र तो एक दिन में जलंधर करवा लेंगे। फिर रूपरानी जी रिश्तेदारों समेत रस्में करने आई। शिप्रा को घर का कामकाज करते देखा। उसके हाथ का बनाया खाना खाकर खूब खुश हुई। बस तभी बातों बातों में रूपरानी ने पूछ लिया, बिटिया सब काम अच्छा कर लेती हो, पर अचार वगैरह बनाना आता है या नहीं? फिर क्या था, शिप्रा ने क्या किया मालूम है? उन्होंने रूपरानी जी का हाथ अपने हाथों में लिया, फिर उसमें से उनकी तर्जनी उंगली को पकड़ा और वे कुछ समझे उससे पहले ही उंगली को अपने मुंह में डाल कुछ इस तरह घुमाया जैसे दातौन कर रही हो। लेकिन आप जानो कि रूपरानी जी ने तब भी बुरा नहीं माना, समझी कि बिटिया कोई मजाक कर रही है। पर उसके बाद शिप्रा महारानी क्या बोली पता है? उन्होंने कहा, आप अपने बेटे के लिए बहू पसंद कर रही हैं या घोड़ी खरीद रही हैं? आप समझ सकते हैं रूपरानी जी का चेहरा कैसा फक हुआ होगा। और ऊपर से कहती हैं, अगर आपकी बहू को घर का कोई काम करना नहीं आता हो, बल्कि उसे काम आता हो तो भी वो काम करने से मना कर दे, तो क्या आप उसे घर से निकाल देंगी? ऐसी बहू तो आपको नहीं मिलने वाली जिसे हर काम करना आता हो। नानी तो आप जानो ऐसी नाराज़ हुई कि बस शिप्रा की कुटाई ही नहीं की। नानी के आगे तो शिप्रा कुछ नहीं बोली, पर माँ को बताया। उस सलील ने जब रिश्वत देकर ट्रांसफ़र करवाने की बात कही थी ना, तभी मैंने सोच लिया था ये बंदा अपने को नहीं चलने का। अब आप ही बताइए, ऐसी लड़की को बहाना करके ही तो बुलाना पड़ेगा ना। सुबह हुई और भैया का आदेश सुनाकर भाभी ले गई ब्यूटी पार्लर। पूरा हुलिया अपने सामने बदलवाया। नहीं सुनी शिप्रा की एक भी। दोपहर बिता दी घर की साज सवार करने में और शाम को ले गई बाज़ार। बढ़िया सी साड़ी, मैचिंग का ब्लाउज़ वगैरह दिलाया। शिप्रा कहती रह गई, भाभी अब बस भी करो, लड़का देखने आ रहा है। कोई लाट साहब है क्या? आप तो ऐसे तैयारी कर रही हो जैसे अभी मुझसे शादी करने वाला हो। सुनो शिप्रा, तुम्हारी सुनेंगे तो इस बार भी तुम सब भंड करके रख दोगी। इस बार जो भी होगा हमारी मर्ज़ी से होगा। कहते हुए भाभी ने पूर्ण विराम लगा दिया। शिप्रा को इस छोटे से प्रश्न का भी जवाब नहीं मिला कि आखिर जो देखने आ रहे हैं वे हैं कौन। कितनी बार पूछ चुकी, कम से कम ये तो बता दो कि वो करता क्या है, देखने में कैसा है, कब आ रहे हैं वो लोग। लैंडलाइन फ़ोन के पास अधीर बैठे भैया से भाभी ने पूछा तो जवाब मिला, दोपहर बाद किसी समय आएंगे, आने से पहले फ़ोन करेंगे। लड़के का कहीं आसपास ही जॉब है, CS है। माँ बाप नागपुर से आ रहे हैं, लड़का यहाँ अकेला रहता है। छन छन कर जानकारियाँ मिल रही थी शिप्रा को, लेकिन फिर सब भंड हो गया। शाम 5 बजे तक कोई खबर नहीं आई तो भैया ने ही फ़ोन किया। पता लगा सोमवार को आएंगे। अधीर शिप्रा को अब हुई अपने दोस्तों की, दोस्तों मतलब अपने पेड़ पौधों की फ़िक्र। सोमवार को अभी 4 दिन है तो हिम्मत करके भैया के आगे ज़ुबान खोली, दादा सोमवार तक यहाँ रहूँगी तो मेरे सारे पौधे सूख जाएंगे। ओह हाँ, भैया ने चौंक कर कहा। आपको बता दूं कि उस बगीचे को लगाने की शुरुआत भैया ने ही की थी। कुछ सोचकर उन्होंने हिदायत के स्वर में कहा, तो ठीक है कल चली जा, लेकिन संडे नाइट तक पधार जाना, कोई बहाना नहीं करना। राहत महसूस हुई। आपको पता होगा घर में जिससे हम खौफ खाते हैं उससे अक्सर इतराते हुए बात करके हम अपनी बात मनवाते हैं। भैया का मूड ठीक देखकर शिप्रा ने भी यही सूत्र आजमाते हुए कहा, बताइए ना भैया, है कौन वो जो मुझे देखने आ रहे हैं? मुस्कुराकर भैया ने 3 तस्वीरें उसके हाथ में देते हुए कहा, तेरे पास की ही कॉलोनी में रहता है, शायद तूने देखा होगा। एक करंट सा लगा, ऐसा भी लगा जैसे किसी ने बाल्टी भर पानी सिर पर डाल दिया हो। जी हाँ, आपने ठीक ही समझा। यहाँ उसी युवक के चित्र थे जो पड़ोस के फ्लैट में रहता है और हमारी नायिका शिप्रा जी जिससे झगड़ते हुए हर प्रकार के सिक्कों से नवाज चुकी थी। तस्वीरें वैसी ही थीं जैसी शादी के लिए खिंचवाई जाती हैं, मतलब नकली नकली सी। एक एक कर तीनों तस्वीरें पलटी। चेहरा गुलाबी हो गया। कोई जवाब नहीं दिया तो भैया भाभी ने मान लिया कि शिप्रा को पसंद आया। तो भैया ने आगे कहा, है ये भी तेरे जैसा ही ज़िद्दी, इसलिए अभी इसे कुछ भी नहीं बताया। माँ बाप नागपुर से आ रहे हैं, जब ये उन्हें रिसीव करने आएगा तो वे उसे यहाँ लेकर आ जाएंगे। पर अपनी शिप्रा देवी रही स्वभाव की पक्की। अगले दिन भैया ड्यूटी पर रवाना हुए तो भाभी को पूरा किस्सा सुना दिया और कहा, भैया को बता देना जिसे मैंने सबके बीच बेइज्जत किया, वो क्यों मुझे पसंद करने लगा। फिर भी आप बोलोगे तो आ जाऊंगी। वापस लौटते हुए बमुश्किल राज्य परिवहन की भंगार हो चुकी बस में सीट मिली। सूख चुके पौधों का अनुमान लगाते बीच में पड़ोस वाले युवक के चेहरे ने आकर खलल डाला। तो अब के सावन में शरारत ये मेरे साथ हुई,
मेरा घर छोड़ के कुल शहर में बरसात हुई। नीरज के शेर को बार बार दोहराकर मुस्कुराने और ये सोचने का प्रयास किया कि काश वहाँ थोड़ी बारिश हो गई हो। 2.5 घंटे का सफ़र 4.5 घंटे में पूरा हुआ, यानी घर पहुँची रात 11:30 बजे के बाद। एक बार फिर दुख हुआ, अब तो सुबह ही पौधों को देख सकेगी। इसी बीच बारिश हो गई। टाइप की कामना करती हुई जो नींद लगी तो सुबह 6:30 बजे ही खुली। अब यहाँ से कहानी में होता है पर्यावरण वाली बोध कथा का प्रवेश। बिस्तर पर ही थी कि लगा छत पर कुछ खटपट चल रही है। कहीं बारिश तो नहीं। बस स्लीपर पैर में डाले और भागी ऊपर, लेकिन दरवाज़ा खोलकर एक कदम ही आगे बढ़ी होगी कि तेज़ पानी की ऐसी फुहार पड़ी कि वापस कमरे में घुसने तक पूरी भीग गई और इसके साथ ही सुनाई दिया, ओह सॉरी मैडम, सॉरी। समझ गए होंगे आप। जी हाँ, यह स्वर उसी पड़ोसी CS लड़के का था। कुछ दिन पहले शिप्रा ने जिसकी फूल तोड़ने पर आरती उतारी थी और कल ही उसका फ़ोटो देखा था। भीगे कपड़ों से पानी निचोड़ते हुए बातचीत सॉरी के साथ आगे बढ़ी और थैंक यू तक पहुंची। सुनने को मिला, एक दिन तो मैं देखता रहा कि आप अब आएंगी, अब छत पर आएंगी, पर जब दूसरे दिन दोपहर को भी नहीं आई तो मुझे लगा आप नहीं दिखी। कोई बात नहीं, पर ये पौधे तो मर जाएंगे। सॉरी, हाँ उस दिन आपको मैं कितना कुछ बोल गई, शिप्रा ने बार बार कहा। अब इस प्रेम कथा के अंत को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए बस इतना और बता दूं। शिप्रा ने भैया का आदेश नहीं माना। वह रविवार की शाम नहीं, सोमवार की सुबह बस पर सवार हुई और भैया को भेजे इस सार्थक मैसेज के साथ, चिंता ना करें हम आ रहे हैं। आशा करती हूँ आपको हमारी आज की कहानी फुहारे पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।